हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, एक छोटा सा चैप्टर हमारा प्रोविज़न रिजर्व जो कम्प्लीटली थ्योरी का है, इसको आपके लिए मैंने इसको बहुत इजी बनाते हुए इसमें कुछ अपनी लैंग्वेज मिक्सअप करके चैप्टर की थ्योरी आपके लिए पूरा रेडी कर रखी है। तो जस्ट आप एक बार इसको गो थ्रू करेंगे तो ये सारी बात आपको समझ में आने लग जाएंगी। और सिर्फ मेरे साथ 15 से 20 मिनट अगर आप फोकस करेंगे तो मैं बहुत तेज़ी के साथ इस चैप्टर को आपको ख़त्म भी करा दूंगा अभी ऑन द स्पॉट। और उसके बाद बस आपको एक बार चैप्टर में गो थ्रू करना और बात समझ में आ जाएगी। देखिए, चैप्टर आपके लिए कोई नया नहीं है, आप ये सारे वर्ड जान चुके हैं। चैप्टर में सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं प्रोविजन क्या होता है। आप एक बात बताओ, अभी आप सब लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, फाइनल अकाउंट पढ़ा, और फाइनल अकाउंट में आपने एक चीज देखी थी कि भैया जो डेटर्स होते थे बैलेंस शीट में, जब एसेट्स में डेटर्स डालते थे तो उनमें से हम प्रोविजन को माइनस करते थे। हम प्रोविजन को पहले ही ये क्या सोचते थे, प्रोविजन का मतलब क्या था कि हम पहले से ही ये सोच के चल रहे थे कि इतने पैसे हमारे आगे डेटर से डूब सकते हैं, पहले से ही ये मान लेना। तो प्रोविजन क्या होता है, पहले से ही मान लेना। और आपको याद है एक काम और कर रहे थे आप, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी इस प्रोविजन को ले जाकर लिख रहे थे, क्योंकि आपने पहले से ही खर्चा मान लिया था। ये बात आपको पता है। आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता कि आपके कितने पैसे मरने वाले हैं, लेकिन आप बस सोच के चलते थे कि इतना मर सकते, तो अपने अंदाजे से एक कुछ पैसे आप रख लेते थे। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि आने वाले टाइम में या फिर क्या है, जैसे नेक्स्ट ईयर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, अगले साल मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो क्या मुझे पता है मैं कितना टैक्स पे करूंगा? लेकिन फिर भी बिजनेस क्या करता है, इन लायबिलिटीज के लिए, ये कैसे लायबिलिटी है बिजनेस की, नॉन लायबिलिटी। कैसी है? नॉन लायबिलिटी। तो बिजनेस इन नॉन लायबिलिटी के लिए पैसे उठा के रखता है। मान लो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख रख लिए उठा के पहले, कि भाई जब अगले साल जब पता चलेगा जितना भी होगा, अगर 1,20 बैठा तो ज्यादा दे दूंगा, तो वो तो डिपेंड करेगा, मुझे अमाउंट नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है कि लायबिलिटी जरूर आएगी टैक्स की। तो प्रोविजन क्या होता है, किसी नॉन लायबिलिटी के लिए पैसे उठा के रखना, किसी नॉन लायबिलिटी के लिए पैसे उठा के रखना, जिसका अमाउंट, जिस लायबिलिटी का अमाउंट हमें नहीं पता, डिटरमाइन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आप कोई भी प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं डेबिट साइड में, कोई भी प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में चार्ज किया जाता है। तो इट इज द अमाउंट सेट असाइड टू प्रोवाइड फॉर ए नॉन लायबिलिटी, टू प्रोवाइड फॉर ए नॉन लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ विच कांट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। किसी नॉन लायबिलिटी के लिए पैसे उठा के रखना जिसका अमाउंट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट इज चार्ज टू पी एंड एल, ये पी एंड एल में चार्ज होता है। और कंपनी के केस में बेटा, कंपनी जो होती है ना, कंपनीज, मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनता है। ठीक है। एग्जाम्पल, प्रोविजन ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डैप पढ़ा है आपने, प्रोविजन फॉर डैप, प्रोविजन फॉर डेटर्स, टैक्स, ये सब। तो प्रोविजन एंड लायबिलिटी आर डिफरेंट इन टर्म्स। देखो, प्रोविजन और लायबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिकॉज प्रोविजन इज एस्टिमेटेड अमाउंट व्हाइल लायबिलिटी इज डिटरमाइंड अमाउंट। प्रोविजन तो हम अंदाजा लगाते हैं भाई इतना पैसा हमारा रह सकता है, और लायबिलिटी हमें पता होती है कि एक्चुअल में हमें क्या देना है। ठीक है बेटा, तो इतना नहीं लिखना, आपको पूछेगा प्रोविजन तो आपको सीधा लिखना है इट इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ, ऐसे करके बस। ठीक है। दूसरी बात मेरे बच्चों, एग्जाम में कुछ ज्यादा नहीं आता इसमें से, प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस, प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस, या रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस, ये 2 क्वेश्चन मेन है। मैंने तो पूरी आपको चैप्टर बना दिया है सो दैट आपको सब समझ में आए बढ़िया तरीके से। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन, हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं? टू एसरटेन ट्रू प्रॉफिट। बेटा, ट्रू प्रॉफिट, देखो कोई भी प्रोविजन, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी खर्चा जब तक पी एंड एल में नहीं डालोगे तो ट्रू प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? ट्रू प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी कैन बी ascertained only when all expenses whether paid or outstanding, चाहे बाकी हो चाहे दे दिए हो, and all provision for non liability, और सारे प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के जो भी प्रोविजन बनाया है हैव बीन चार्ज टू पी एंड एल। तो ट्रू प्रॉफिट बिजनेस का तभी निकल सकता है जब सारे खर्चे और सारे प्रोविजन हमने पी एंड एल में डाले हों।
अ सर्टेन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट बताती है। किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट से पता चलती है। और बैलेंस शीट कब फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा? जब आपने सारे प्रोविजन आने वाले फ्यूचर के लिए, जो भी कोई लॉस हो सकता है या एक्सपेंस, उसके लिए जो भी प्रोविजन है अगर आपने बैलेंस शीट में दिखाए हैं, जैसे डेटर में से प्रोविजन माइनस करके दिखाते थे, अगर आपने सब दिखाए हैं तो ही आपकी बैलेंस शीट ट्रू पोजीशन बताएगी। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फंड फॉर नॉन लायबिलिटी इन फ्यूचर, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो भविष्य में आपको दुनिया भर की लायबिलिटी पे करनी होती है। कल को आपको टैक्स भी देना है, कल को आपको हो सकता है रिपेयर पे पैसा खर्च करना पड़ जाए। आपकी एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन काम कर रही है, आपको पता चलता है कि मशीन में कभी भी रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है, आपने 20-25 हजार के पैसे पहले से उठा के रख लिए, है ना। तो फंड इज रिक्वायर्ड टू मीट द नॉन लायबिलिटी इन फ्यूचर। फ्यूचर में लायबिलिटी के लिए फंड चाहिए होता है व्हेन दे टेक प्लेस, जब भी वो लेते हैं, ठीक है। सो प्रोविजन आर मेड, तो उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। क्लियर? और प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। आपने पढ़ा प्रूडेंस क्या कहता है? प्रूडेंस कहता है डोंट एंटिसिपेट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। भविष्य में होने वाले प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, लेकिन लॉस हो सकता है उसके लिए तैयार रहो। लॉस हो सकता है इसके लिए तैयार रहो। तो प्रॉफिट को तो हम बुक में तभी लिखते हैं जब हो जाता है, लेकिन लॉस हम आज ही लिख लेते हैं, लॉस को हम पहले ही लिखते हैं। प्रूडेंस कहता है जल्दी से लिख लो उनको, तैयार रहो। तो आपको समझ में आ गई ऑब्जेक्टिव। 3 आप पहले याद रखो, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोविजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फीचर्स कह लो। इट इज मेड फॉर द नॉन लायबिलिटी, सही बात है, ये नॉन लायबिलिटी के लिए बनता है। अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, जिसका अमाउंट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। आपने देखा था P&L में जाता था, P&L में जाता था और फिर प्रॉफिट कम हो जाता था। अगर P&L में आपने प्रोविजन डालोगे तो प्रॉफिट कम आएगा। तो इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इट रिड्यूसेस प्रॉफिट। प्रोविजन और नॉन कैश आइटम, देखो जी एक छोटी सी बात है मेरे बच्चों, डेटर पे प्रोविजन आपने लगाया तो प्रोविजन एक नॉन कैश आइटम होती है, या प्रोविजन फॉर डेटर्स ये भी नॉन कैश होती है। तो इससे क्या होता है, प्रोविजन एक नॉन कैश आइटम होती है तो आपका प्रॉफिट तो एज इट इज ही रहता है ना, कैश में जो भी पड़ा है। भाई कैश प्रॉफिट पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। सो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन प्रॉफिट इज रिटेन्ड इन द फर्म, सही बात है, आपके कैश प्रॉफिट को थोड़ी ना छेड़ दिया इसने, ठीक है। बहुत है, 3 फीचर बहुत है पढ़ने के लिए। अब आ जाओ रिजर्व। देखो रिजर्व, ए और बी 2 पार्टनर हैं, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ फर्म को, दोनों ने सारा ही बांट लिया। लेकिन समझदार बंदा बी कहता भाई ऐसा एक काम कर लो, 70,000 बांट लो, 3,000 ना अभी पड़े रहने दो, 3,000 अभी पड़े रहने दो, ये तब कभी बिजनेस में कभी जरूरत पड़ जाए वहां यूज कर लेंगे। कल को किसी के पैसे देने पड़ जाए, कोई कंटिंजेंसी अनिश्चितता आ जाए तो वहां किसी को पैसे देने पड़ जाए तो तब यूज कर लेंगे। यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए हम इस पैसे का यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो जो रिजर्व होता है वो प्रॉफिट में से एक अमाउंट रखा जाता है। तो रिजर्व क्या है, प्रॉफिट में से रखा जाता है अमाउंट ही। तो ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। जबकि P&L जो प्रोविजन था वो एप्रोप्रिएशन नहीं था, वो चार्ज करते थे, उसके बाद प्रॉफिट आता था। ये प्रॉफिट को कम करता था, ये प्रॉफिट को कम नहीं करता। प्रॉफिट 1 लाख ही है, लेकिन मैंने इसमें से कुछ पैसे उठा के अलग से रख दिए कि भाई कल को इस पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। तो रिजर्व क्या है, रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट में से जो पैसा मैंने साइड रखा है उसे हम रिजर्व बोलते हैं। इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, इसलिए इट इज नॉट चार्ज टू P&L, इसे P&L में चार्ज नहीं करते। इसके लिए बेटा आगे ना P&L के बाद एक अलग अकाउंट बनता है, जब 12th में होगा, जब आपको पता चलेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा, एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा। तो प्रॉफिट कहां कहां डिवाइड होगा वो बताता है एप्रोप्रिएशन। तो रिजर्व जो रिजर्व है वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन ही होता है, तो इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है।
तो इट इज प्रोवाइडेड विद ए व्यू टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन। एग्जांपल क्या है, जनरल रिजर्व, मैंने जनरल रिजर्व उठा के रख दिया, या फिर रिजर्व फॉर एक्सपेंशन कि कल को बिजनेस का साइज बढ़ाएंगे तो कुछ पैसे पहले ही उठा के रख दिए बच्चे। ठीक है, तो इंपोर्टेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व की इंपोर्टेंस क्या है? सबसे पहले टू इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन। भाई सीधी सी बात है, रिजर्व आर बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये जनरली बिजनेस के प्रॉफिट होते हैं, एंड कंजर्विंग द रिसोर्सेज विच वुड हैव अदरवाइज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर। ठीक है, ये एक तरह से रिजर्व को, रिसोर्स को कंजर्व करते हैं, नहीं तो तुम इन्हें मालिक में ही बांट देते, लेकिन आपने बांटे नहीं, तो इसलिए बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को आपने बढ़ा रखा है। टू मीट अनएंटिसिपेटेड लायबिलिटी और लॉस। ठीक है, अनएंटिसिपेटेड, जिनका आपको पता ही नहीं था, अनएंटिसिपेटेड, आप तो बढ़िया चल रहे थे, पता चला अचानक से यार कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वहां से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स हेल्प इन मीटिंग अनएंटिसिपेटेड लॉस और लायबिलिटी। प्रोवाइड फंड फॉर एक्सपेंशन, कल को कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैं इस फंड को यूज करूंगा ना, तो एक्सपेंशन के लिए फंड मिल जाता है मुझे। अब मेरे बच्चों, रिजर्व दो तरह का, एक रिवेन्यू रिजर्व, एक कैपिटल रिजर्व। एक तो ये डिफरेंस आता है एग्जाम में, ये आगे मैंने एलोबरेट किया हुआ है, ध्यान से सुनना। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता ना, जो लैंग्वेज इसमें बुक की है वही लैंग्वेज चलती है, मैं आपको समझा जरूर सकता हूं। मेरा काम है आपको टीचिंग का, ठीक है, या फिर एमआरएफ कोई कंपनी है वो बनाती है बैट। अभी थोड़ी देर के लिए ये कंसिडर करते हैं कि एमआरएफ कंपनी बैट बना रही है, बनाने को तो एमआरएफ टायर वैट सब बनाती है, लेकिन एक छोटा एग्जांपल दूंगा मैं। कंपनी ने बैट बनाए और कंपनी को प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कंपनी ने क्या करा, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट तो रिजर्व उठा के रख लिया। बेटा इसे बोलते हैं रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं? जो रिवेन्यू प्रॉफिट में से बनते हैं। अब आपसे कोई पूछे रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं, बेटा जो मेरा काम है उसमें जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया वो रिवेन्यू प्रॉफिट है। लेकिन सपोज करो एमआरएफ की एक मशीन थी 1 लाख की, एमआरएफ ने इस मशीन को मार्केट में बेचा तो कोई गलती से बेवकूफ 1.5 लाख की ले गया। अब इन्हें 50,000 रुपए यहां पर बच गए, अब इन्हें यहां पर 50,000 रुपए बचे, तो क्या बिजनेस में जो शेयर होल्डर है इसमें भी शेयर मांग लेंगे कि लाओ जी लाओ इसमें भी शेयर दो, प्रॉफिट हुआ है? एमआरएफ बिल्कुल भी शेयर नहीं देगा, क्योंकि बेटा ये तो कभी कभी होने वाले प्रॉफिट है, इन्हें बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, जो कभी कभी होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट जो कभी कभी होते हैं, जो बिजनेस के रूटीन ट्रांजैक्शन से नहीं होते। अगर इनमें से रिजर्व बना तो रिवेन्यू रिजर्व है, और इनमें से रिजर्व बना तो कैपिटल रिजर्व है। इतना डिफरेंस होता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो रिवेन्यू रिजर्व क्या है? विच आर सेट असाइड आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट, आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट, और इसमें शेयर होल्डर पैसे मांग सकते हैं, ये एज ए डिविडेंड अवेलेबल होता है। लेकिन ये किस में से बनता है? कैपिटल प्रॉफिट में। ये डिविडेंड नहीं बटेगा बेटा, इसमें कोई अपना क्लेम लेने नहीं आ सकता। अब रिजर्व दो तरह के, जनरल रिजर्व यानी कि रिवेन्यू रिजर्व दो तरह के होते हैं। रिवेन्यू रिजर्व आगे दो तरह के, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। बेटा नाम जिसका जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व क्या होते हैं? जो जनरली बनाए जाते हैं, जो कहीं भी यूज हो सकते हैं, उनका कोई पर्पस नहीं होता, ठीक है बच्चे। इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, ये कहीं भी यूज हो जाएंगे। इट इज अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर कंटिजेंसी और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, या फ्यूचर में किसी भी कंटिजेंसी में यूज कर सकते हैं और कभी भी बिजनेस के साइज को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज मेड टू मीट अनफोर्सीन लॉसेज एंड लायबिलिटीज, अनफोर्सीन जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं है, और टू इंप्रूव ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है बेटा? इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात मैंने आपको भी बताई है कि जो भी रिजर्व जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। अब स्पेसिफिक रिजर्व क्या होते हैं? इज द अमाउंट से, देखो ये भी सेम है, पर इनका पर्पस फिक्स्ड होता है, इनका पर्पस फिक्स्ड होता है और ये बस उसी के लिए यूज हो सकते हैं। द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस, ओनली फॉर दैट पर्पस, केवल उसी पर्पस के लिए यूज होंगे। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? वर्कर को मुआवजा देने के लिए बनाया।
अगर कल को किसी वर्कर को चोट वोट लग गई तो ये पैसा वहीं यूज होगा, इसे फालतू में यूज नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। और भी कुछ नाम है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकता मैं आपको, बाकी इतना बताता हूं कि शेयर जब पेड करते हैं तो उससे पहले रिजर्व बनाते हैं और डिबेंचर पेड करते हैं तो ये बनाते हैं, ठीक है बच्चा। अब डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व। रिवेन्यू और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है? रिवेन्यू रिजर्व रिवेन्यू प्रॉफिट से बनता है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। रिवेन्यू रिजर्व का पर्पस है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, और बेटा कैपिटल रिजर्व जो होता है वो कैपिटल, देखो एक बात बताओ, आपने बिल्डिंग बेची, आपने कोई अभी जैसे मैंने वहां पे क्या बेचा था, मशीन बेची थी, वहां पे आपको प्रॉफिट हो गया, कल को किसी और जगह लॉस हो जाए तो कम से कम उस प्रॉफिट उस लॉस को पूरा तो कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेज, ये वहीं यूज होगा जहां पे कोई कैपिटल लॉस हो जाए, हम कहेंगे चलो यार वहां तो प्रॉफिट कमा लिया था कम से कम। यूजेस, इससे डिविडेंड बांट सकते हैं, इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते। डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर को हिस्सा। बस बेटा 6-7 मिनट का काम हो रह गया। अब अगर कोई आपसे पूछे रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस है, हालांकि इतनी बातें कोई करता नहीं है लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो आपने रिजर्व पढ़ा, रिजर्व क्या होता है, जो अमाउंट साइड रखते हैं हम प्रॉफिट में से उठा के, फ्यूचर में कोई लायबिलिटी ना हो जाए इसके लिए, ठीक है, और बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये पैसा बिजनेस में यूज होता है। द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड यूटिलाइज इन द बिजनेस इटसेल्फ। लेकिन जो रिजर्व फंड है, जो रिजर्व फंड है, ये एक ऐसा अमाउंट है जो रखा तो प्रॉफिट में से ही जाता है, लेकिन इस पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। कि मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए उठा के रख दिया प्रॉफिट में से, रिजर्व फंड बना दिया, और मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए एक काम करो, किसी कंपनी के शेयर ही खरीद लो, इससे वहां से कम इनकम तो आती रहेगी रूटीन में। तो रिजर्व फंड क्या है, ये भी रिजर्व ही है, आउट ऑफ प्रॉफिट ही रखा जाता है, लेकिन इसे हम किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इज इन्वेस्टेड आउटसाइड इन सिक्योरिटी टू अर्न रेगुलर इनकम, टू अर्न रेगुलर इनकम, ठीक है, फिर उससे हमें प्रॉफिट होता है। आप बार बार देखते नहीं हो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो यही तो चीज है। तो एन एंटरप्राइज विल मेंटेन रिजर्व फंड ओनली व्हेन फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबिलिटी यूटिलाइज इन द बिजनेस इटसेल्फ। अगर किसी के पास ज्यादा प्रॉफिट पड़े, बहुत सारे, उसे दिख रहा है इतना यूज नहीं होगा, तो ठीक है रिजर्व फंड बना के उसे आगे इन्वेस्ट कर दो ना। अब रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस, नेचर, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, आपने देखा था ना, इसको P&L में डालते हैं, इसको P&L एप्रोप्रिएशन में डालते हैं, ठीक है। ये बिजनेस की पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए होता है, क्रिएटेड टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन, और ये इट इज मेड फॉर नॉन लायबिलिटी, ये नॉन लायबिलिटी के लिए होता है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये P&L अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट को कम कर देता है, आपने पढ़ा था। रिजर्व को हम आउटसाइड इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजन तो खर्चा होता है ना, ये तो इन्वेस्ट नहीं हो सकता। रिजर्व हम डिविडेंड बांट सकते हैं, प्रोविजन को कैसे बांटोगे डिविडेंड, ये नहीं बट पाएगा। रिजर्व बनाना कोई जरूरी नहीं होता है, ये तो अगर डिपेंड करेगा लीगल रिक्वायरमेंट पे, और ये बनाना पड़ता है, कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है इसके लिए, ठीक है। इसे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं, और या तो इसे करंट लायबिलिटी में दिखाओ या असेट्स में से माइनस, जैसे आपने देखा था प्रोविजन ऑफ डेटर्स, डेटर में से माइनस होता था। तो कोई 3-4 याद रख लो, बहुत है। लास्ट आ गया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल एंड पे पहुंच गए, सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व कम पूछा जाता है इसके बारे में। इट इज अ रिजर्व विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय बैलेंस शीट। सीक्रेट रिजर्व बैलेंस शीट कभी नहीं दिखाती, इसका पता तभी चलता है जब हम करेक्ट वैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, इसे हम हिडन रिजर्व भी बोलते हैं। अब आप मुझसे बोलोगे सर ये कैसा रिजर्व है, मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं। बिल्डिंग थी मेरे पास, उस पर 10% डैप लगना था, मैं जान जानकर 20% डैप लगा रहा था, जान जानकर 20% डैप, ताकि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम रहे, और कल को बाद में पता चले कि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू तो ज्यादा, और पता चलेगा तब प्रॉफिट निकल के आ गया। नहीं समझे मेरी बात, फिर से बताता हूं। 1 लाख की मेरी कोई बिल्डिंग थी, मैं हर साल इस पे 20% डैप लगाता था, एक्सेस लगाता था, लगना 10 था, मैं फिर भी 20 लगाता था, और मैं प्रोविजन फॉर डैप, प्रोविजन फॉर डैप, तो मैं ऐसा क्या करके क्या कर रहा था, अपनी बिल्डिंग की वैल्यू कम कर रहा था।
लेकिन आज मैंने मार्केट में अपनी बिल्डिंग की वैल्यू चेक करी तो उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा निकल के आई अपने आप ही। ऑब्वियस सी बात है ना, मैं तो एक्सेस डेप लगा रहा था जान जान के 20% और 10% का डेप चल रहा था, तो मैंने तो ज्यादा डेप लगा दिया तो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा निकल के आई। तो एक तरह का मुझे क्या निकला, फिर प्रॉफिट निकला, जिसका मुझे पता भी नहीं था, है ना। तो एक्सेस डेप लगा के, तो बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप, एक्सेस डेप लगा के मैं कर सकता हूं ऐसा। या फिर आप देखते हो क्लोजिंग स्टॉक को आप कम पे दिखाते हो, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट दोनों में से जो भी कम होता है आपने कम पे दिखाई, कम पे दिखाने से आपका प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन पता चला मार्केट में आपकी वैल्यू उसकी ज्यादा थी, तो एक तरह से वहां से आपको एकदम अचानक से प्रॉफिट मिले, तो वो भी एक तरह का रिजर्व आपने बताया नहीं किसी को। तो अंडर वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक, या डेटर पे प्रोविजन ज्यादा लगा दिया, और डेटर पैसा दे गए आपको, तो ये भी तो अच्छी बात है ना। तो इतनी सारी बातें होती हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिजर्व इज नोन टू मैनेजमेंट ओनली, ये बात बस मैनेजमेंट को पता होती है, नोट स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में सब आते हैं, शेयर होल्डर, डेटर, क्रेडिटर, और किसी को नहीं पता होती। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। 2 क्वेश्चन स्पेशली बता रहा हूं, रिवेन्यू रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व के बारे, एक तो रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस, प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस, और जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व का डिफरेंस, इनको पढ़ लेना, ठीक है। वो 21-22 मिनट की वीडियो गई है हमारी, ठीक है, आप देख लेना इसको। टेक केयर।